लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट में ऑटिज्म के इतिहास और उसकी बदलती समझ पर रोशनी डाली गई है। लेख का मूल संदेश ये है कि ऑटिज्म हमेशा से इंसानी समाज का हिस्सा रहा है। बस हम पहले इसे पहचान नहीं पाते थे और अलग अलग नामों या धारणाओं में देखते थे। लेखक अपनी बेटी के अनुभव से बताते हैं कि 90 के दशक तक ऑटिज्म को दुर्लभ और डरावनी बीमारी माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे शोध आगे बढ़ा, समाज ने इसे समझना और स्वीकारना शुरू किया। लेख में बताया गया है कि ट्रम्प और उनके सहयोगी ऑटिज्म को हटाने या रोकने योग्य संकट की तरह पेश कर रहे हैं। ये सोच न केवल वैज्ञानिक साक्ष्यों को नजरअंदाज करती है, बल्कि उस प्रगति को भी पीछे ले जाती है जो दशकों के शोध और जागरूकता से हासिल हुई है। आज विज्ञान ने साफ कर चुका है कि वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता, बल्कि इसके पीछे सैकड़ों तरह के जेनेटिक और पर्यावरणीय कारण मिलकर काम करते हैं। यानी इसे एक बीमारी या महामारी की तरह देखना गलत और भ्रामक है। लेख ये भी याद दिलाता है कि इतिहास में समाज ने ऑटिज्म को लेकर कई गलत धारणाएं गढ़ी। कभी ठंडी माताओं को जिम्मेदार ठहराया गया, कभी वैक्सीन को, तो कभी इसे मानसिक विकार मानकर बच्चों को संस्थानों में बंद कर दिया गया। इन धारणाओं ने शोध की दिशा बिगाड़ी और परिवारों को बेवजह अपराध बोध में डुबोया। आज जबकि ऑटिज्म को एक स्पेक्ट्रम यानी विविध रूपों और स्तरों में समझाया जाता है, ये मानना जरूरी है ये कोई समाप्त करने योग्य संकट नहीं, बल्कि इंसानी विविधता का हिस्सा है। रिपोर्ट का सार यही है कि हमें आसान जवाबों या दोषारोपण की राजनीति से दूर रहकर लंबी अवधि के शोध और सामाजिक सहयोग पर भरोसा करना होगा। ऑटिज्म वाले लोगों को समस्या मानने की बजाय उन्हें अवसर और सहारा देना ज्यादा मायने रखता है। लेख अंत में याद दिलाता है कि जिन लोगों की जिंदगी दांव पर है, उन्हें अपनी कहानियां और नीतियों के निर्माण में खुद शामिल होना चाहिए। यही असली प्रगति होगी, ना कि पुराने मिथकों और डर पर लौटना। द गार्जियन में प्रकाशित रिपोर्ट में तुर्की की राजनीति की मौजूदा हालत और लोकतंत्र पर मंडरा रहे गंभीर संकट की ओर ध्यान दिलाया गया है। इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोगुल ने, जिन्हें जनता ने 2 बार चुना, आज जेल से लिख रहे हैं। वो कहते हैं उनकी गिरफ्तारी और उन पर लगे भ्रष्टाचार व आतंकवाद से जुड़े झूठे आरोप किसी अपराध का नतीजा नहीं, बल्कि एर्दोआन सरकार की सत्ता बचाने की साजिश है। रिपोर्ट बताती है कि तुर्की में सिर्फ इमामोगुल ही नहीं, बल्कि कई विपक्षी मेयर और स्थानीय नेता जेल में हैं। अदालतों का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों, खासकर सीएचपी को कमजोर किया जा रहा है। चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाकर सरकार अपने वफादार लोगों को बिठा रही है। ये लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक तरह से नियंत्रित विपक्ष तैयार करने की कोशिश है। इमामोगुल का कहना है एर्दोआन जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता घट रही है, इसलिए वो चुनावी हार से बचने के लिए नियम बदल रहे हैं, विपक्षियों पर मुकदमे कर रहे हैं और विरोध की हर आवाज को आतंकवाद से जोड़कर दबा रहे हैं। इसके बावजूद तुर्की की जनता अब चुप नहीं है, सड़क पर उतर रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है और बदलाव की मांग कर रही है। लेख का निष्कर्ष साफ है, तुर्की की लड़ाई अब सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं है। अगर वहां लोकतंत्र पूरी तरह से टूटता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इमामोगलू मानते हैं कि जनता की ताकत आखिरकार जीतती है और यही उम्मीद है कि तुर्की न सिर्फ अपना लोकतंत्र वापस पाएगा, बल्कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक प्रेरणा भी बनेगा। अल जजीरा में प्रकाशित रिपोर्ट में सोमालिया के आम लोगों की उस त्रासदी को सामने लाया गया है जो अमेरिकी ड्रोन हमलों की वजह से झेलनी पड़ी। रिपोर्ट की शुरुआत लुल दाहिर मोहम्मद की कहानी से होती है, एक 22 साल की मां जो अपनी 4 साल की बेटी के साथ अमेरिकी हमले में मारी गई। परिवार का आरोप है कि गाड़ी पर पहला हमला हुआ, वो किसी तरह बच्ची को लेकर बाहर निकली, लेकिन दूसरी बार फिर निशाना बनाया गया और दोनों की जान चली गई।
रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी अफ्रीका कमांड ने शुरुआत में इस घटना को आतंकी ठिकाने पर हमला बताया था और नागरिक मौत से साफ इनकार किया था। लेकिन बाद में दबाव बढ़ने पर उन्होंने मान लिया कि मां और बच्ची की मौत उनकी कार्रवाई से हुई थी। इसके बावजूद परिवार को किसी तरह का मुआवजा देने से मना कर दिया गया। अमेरिका की दलील है कि पैसा पहुंचाना संभव नहीं, क्योंकि आतंकियों द्वारा छीन लिया जा सकता है। पीड़ित परिवार इसे दोहरी नाइंसाफी मानते हैं। पहले उनकी जानें ली और फिर न्याय भी नहीं मिला। ऐसे ही एक और परिवार, कुसोव परिवार की दास्तान सामने आती है। उनके घर पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें एक किशोरी की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। बची हुई बच्चियां आज तक शारीरिक और मानसिक आघात से जूझ रही हैं। रिश्तेदार कहते हैं, हमलावर दावा करते हैं कि आतंकियों ने मारा, जबकि असलियत में खाना खाते हुए आम लोग मारे गए। और जब परिवार ने न्याय मांगा तो जवाब मिला कि मुआवजा देना संभव नहीं है। लेख का संदेश साफ है, अमेरिकी सेना की इन कार्रवाइयों में जवाबदेही की भारी कमी है। पीड़ित परिवार वर्षों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अधिकार समूह कहते हैं, ये जवाबदेही से बचने की संस्कृति है, जिसमें नागरिकों की मौत को मामूली बना दिया जाता है। परिवार के शब्दों में, उन्होंने हमें 2 बार मारा, एक बार बम से और दूसरी बार बेइंसाफी से। डॉन में प्रकाशित रिपोर्ट में पाकिस्तान की राजनीति और चुनावी व्यवस्था की एक बहुत गहरी समस्या पर बात की गई है, जिसे लेखक ने नाम दिया है कमजोर सरकार सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की चुनाव प्रणाली ऐसे नतीजे देती रही है जिनसे बचने वाली सरकारें या तो बटी-बटी रहती हैं या उनकी वैधता पर सवाल उठते हैं। नतीजा ये होता है कि लोकतंत्र सांस लेने के लिए जूझता है और असली ताकत उन हाथों में बनी रहती है जो पर्दे के पीछे से नियंत्रण करना चाहते हैं। लेख बताता है कि मजबूत जनादेश वाली सरकारें जब बनती हैं तो वो अफसरशाही और सेना जैसे ढांचागत संस्थानों को चुनौती दे सकती हैं, लेकिन बिखरे जनादेश वाली कमजोर सरकारें ज्यादा लचीली होती हैं और आसानी से नियंत्रित की जा सकती हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में 1988 से अब तक लोकतंत्र के नाम पर लगातार वही चक्र चलता रहा है। एक एलीट ग्रुप दूसरे को हटाता है और खुद आकर बैठ जाता है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान की चुनावी प्रणाली यानी फर्स्ट पास द पोस्ट असल में प्रतिनिधित्व को और कमजोर कर रही है। यहाँ 100 में से 51 वोट पाने वाला जीत जाता है और बाकी 49 लोग बिना आवाज के रह जाते हैं। ऊपर से 112 राजनीतिक पार्टियों के होने से वोट और बिखर जाते हैं, यानी जनता का असली प्रतिनिधित्व संसद तक नहीं पहुंच पाता। फिर सवाल उठता है, क्यों सीनेट के चुनाव सीधे जनता से नहीं कराए जाते? क्यों अलग अलग इलाकों में वोटर संख्या का इतना बड़ा अंतर है? एक जगह लाख भर लोग सांसद चुनते हैं तो दूसरी जगह 8 लाख वोटर उसी ताकत का एक सांसद चुनते हैं। क्यों चुनावी विवादों को निपटाने के लिए तेज और स्वतंत्र अदालतें नहीं बनती? लेख का कहना है कि इन सब खामियों की जड़ में राजनीतिक पार्टियों की कमजोरी और पैसे का खेल भी है। ब्लैक मनी से चुनाव लड़े जाते हैं और जीतने वाला नेता फिर उसी कर्ज को उतारने में लग जाता है। चुनाव आयोग की जवाबदेही भी सवालों में है, क्योंकि उनकी नियुक्ति और कामकाज में पारदर्शिता नहीं है। कुल मिलाकर डॉन का लेख कहना चाहता है कि पाकिस्तान की चुनावी व्यवस्था को गहराई से सुधारने की जरूरत है, वरना हर बार चुनाव के बाद वैधता का संकट खड़ा होगा और लोकतंत्र और कमजोर होगा। लेखक चेतावनी देता है कि अगर संसद ने अभी इस दिशा में गंभीर कदम नहीं उठाए तो आने वाले चुनाव देश को और अस्थिर बना देंगे। असली लोकतंत्र तभी मुमकिन होगा जब चुनाव निष्पक्ष, प्रातिनिधिक और पारदर्शी होंगे, वरना पाकिस्तान का लोकतंत्र हमेशा कमजोर सरकार सिंड्रोम से पीड़ित रहेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।